वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, तो उसमें जो हमारी दो टेक्निक होती हैं, एक होता है स्लिप के थ्रू स्पीड को कंट्रोल करना, स्लिप टेक्निक्स, और दूसरा होता है सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल मेथड। तो स्लिप कंट्रोल टेक्निक्स में 3 मेथड होती हैं। एक था हमारा क्या, वोल्टेज कंट्रोल, जो हम डिस्कस कर चुके थे। दूसरा रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल भी डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। ओके, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। तो जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, इसका मतलब क्या है कि जो रोटर है उसमें हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल ईएमएफ इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक एक्सटर्नल ईएमएफ उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे, बढ़ा देंगे, मतलब कुछ भी ईएमएफ क्या करेंगे, वेरी कर देंगे। जो रोटर साइड का है उसके ईएमएफ वेरी करके हम देखते हैं कि कैसे हम स्पीड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या फिर ज्यादा कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने क्योंकि अभी तक देखा है वोल्टेज कंट्रोल और रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, इसमें हम क्या करते हैं, स्पीड को बिलो बेस स्पीड ले जा सकते हैं, मतलब स्पीड को कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, ये जो मेथड है वो हमारा किस में यूज होगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में या स्क्विरल केज में। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही ये यूज होगा, क्योंकि स्क्विरल केज क्या है, फिक्स रहता है। उसमें हमने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से, आप डिटेल में जाके देख लीजिएगा। हमारी जो प्लेलिस्ट है मशीन की, उसमें आप देख सकते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग। तो जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसमें रोटर बार्स होते हैं, वो मतलब फिक्स होता है, उसमें वो वेरी हमारे नहीं कर सकते अपन कुछ भी, उसको पूरा खोल के करना पड़ेगा। बट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है इसमें हम एक्सटर्नली क्या करते हैं, कनेक्ट करके वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड जो होता है, दिस मेथड इज यूज्ड इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये जो मेथड है वो हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं। ओके, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है हमारा, हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल ईएमएफ उसमें हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसमें एक चीज याद रखने वाली है कि जो हम एक्सटर्नल ईएमएफ इंजेक्ट कर रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी डिवाइस है जब भी हम उसको का बात करते हैं तो वो सेम फ्रीक्वेंसी पे हम लेके चलते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारी वेरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल ईएमएफ इंजेक्टेड इन रोटर सर्किट, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना जरूरी है। अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं लेंगे तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ओके, द एक्सटर्नल EMF injected in rotor circuit, the external EMF injected in rotor circuit must have the same frequency, must have the same frequency as that of rotor। जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है सेम उसी की फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, मतलब एस एफ। रोटर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होती है, एस एफ, यही होती है ना। एस हमारा क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और एस क्या है, स्लिप। तो जो हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी है उसी के फ्रीक्वेंसी में, मतलब जो हमारा एक्सटर्नल ईएमएफ इंजेक्ट होगा इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, एस एफ होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे जो हमारी स्पीड हमें मिलेगी वो किस पे डिपेंड करती है कि जो हम ईएमएफ इंजेक्ट कर रहे हैं उसका फेज हमारा क्या होगा। ओके, द स्पीड ऑब्टेन्ड इज डिपेंड अपॉन the phase of the injected EMF, depend upon the phase of the injected EMF with respect to induced EMF। जो हमारा induced EMF है रोटर में और जो हमारा इंजेक्टेड EMF है उनका फेज क्या है उस पर डिपेंड करेगी हमारी स्पीड। ठीक है, E2 सपोज हमारा क्या है, स्टेटर का EMF है। ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी से, एस से, तो इसलिए SE2 प्लस माइनस EI। जो हम EI इंजेक्ट कर रहे हैं इसका फेज क्या है, अगर ये सपोज
प्लस है मतलब ये 0 डिग्री फेस है, सेम फेस में है, और माइनस है इसका मतलब क्या है 180 डिग्री फेस में, मतलब अपोजिट फेस में। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, अबव बेस स्पीड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, बिलो बेस स्पीड होगा। मतलब ये वाला जो मेथड है वो दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं, स्पीड अबव बेस स्पीड भी कंट्रोल करने के लिए और स्पीड बिलो बेस स्पीड भी कंट्रोल करने के लिए। ये टोटली किस पर डिपेंड करेगा, जो हमारा इंजेक्टेड ईएमएफ है इसका फेस क्या है ये इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर ये दोनों सेम फेस में है तो हमारा बढ़ जाएगा स्पीड, अबव बेस स्पीड होगा, अगर अपोजिट फेस में है तो बिलो बेस स्पीड हमारा कंट्रोल होगा। ओके, अब हम इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, जैसे हम अभी तक, इसमें भी क्या है, स्टेटर इम्पीडेंस इग्नोर, स्टेटर इम्पीडेंस हम इग्नोर करके चल रहे हैं। ओके, यहां से ये SE2 प्लस माइनस क्या है, EI है, F X2 डैश, और ये हमारा क्या है R2 डैश। ओके, EI क्या है यहाँ पे, इंजेक्टेड ईएमएफ, और SE2 इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, अब पावर क्या होता है, यहाँ पे जो हम पावर का फॉर्मूला लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे P एवरेज डिवाइड बाय ओमेगा एस। ये भी पावर का एक फॉर्मूला होता है ना, वहां पे हम 3 बाय ओमेगा एस SE2 बाय R2 लेके चल रहे थे, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला ही लेके चलेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, पावर डिवाइड बाय ओमेगा एस, P एवरेज डिवाइड बाय ओमेगा एस इंटू 60। ओमेगा एस यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी तो वैरी करनी है, इसलिए ओमेगा एस जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। ओके, टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पावर क्या होगा हमारा, पी क्या होता है ई आई कॉस 5, तो E2 I2 कॉस ऑफ 5 ओके बाई ओमेगा एस। E2 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ओमेगा एस कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव मतलब टॉर्क अगर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो ये वाली चीजें तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसका मतलब I2 cos 5 क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, cos 5 क्या होता है, R बाई Z, यही होता है, मतलब R2 बाई Z2। ओके, तो क्या हो जाएगा I2 R2 बाई Z2 क्या होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, अगर हम नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन की बात करते हैं, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, अगर हम नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारा एस लो होता है, मतलब R2 डैश बाई एस ग्रेटर देन होता है X2 डैश के, मतलब R2 डैश ग्रेटर देन एस X2 डैश। ठीक है, अगर रजिस्टेंस ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, मतलब प्योरली रजिस्टिव मान लें, तो जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा, हमारा यूनिटी होगा। ठीक है, पावर फैक्टर अगर हमारा यूनिटी होगा मतलब 1 होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, I2 क्या होगा, हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। ये अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं हम, और ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट कंडीशन है। ठीक है, I2 R2 बाय Z2 क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होता है। ओके, अब ये तो हमारी कंडीशन आ गई। अब हम देखते हैं कि विदाउट इंजेक्टेड ईएमएफ, विदाउट इंजेक्टेड ईएमएफ, अगर हम कोई भी ईएमएफ इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा I2 इक्वल टू क्या होगा, FE2 बाई Z2, यही होगा। यहाँ पे क्या था, X2 R2, और ये तो I क्या होता है V बाई R, तो I FE2 बाई Z2। ओके, Z2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट
R2 का स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। ओके, जब हम विदाउट इंजेक्टेड ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम स्लिप S1 ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा विदाउट इंजेक्टेड ईएमएफ। अब विथ इंजेक्टेड ईएमएफ, अगर हम अलग से ईएमएफ इंजेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा? विथ इंजेक्टेड ईएमएफ, अगर हम एक ईएमएफ इंजेक्ट कर देते हैं जो कि क्या है, EI, तो अब I2 क्या हो जाएगा? S E2 प्लस माइनस EI, ये इसके फेस पे डिपेंड करेगा। तो इस टाइम पे हम स्लिप ले लेते हैं S2, क्योंकि ईएमएफ इंजेक्ट हुआ है, स्लिप हमारी क्या होगी? वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट R2 का स्क्वायर प्लस S2 X2 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब हमारा I2 ये हो जाएगा S E2 प्लस माइनस EI डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। ओके, I2 नियरली कांस्टेंट होता है, ये अप्रोक्सीमेशन हमने लिया था, इसी को हम लेके चलते हैं। अगर ये कांस्टेंट, इन दोनों को क्या करेंगे? इक्वलाइज कर देंगे दोनों को, तो क्या होगा? S1 E2 बाय अंडर रूट R2 का स्क्वायर प्लस S1 X2 का होल स्क्वायर इक्वल टू S2 E2 प्लस माइनस EI डिवाइड बाय अंडर रूट R2 का स्क्वायर प्लस S2 X2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इससे ये सारी चीजें तो हमें पता ही है, E2 पता, R2 पता, X2 पता, S1 भी पता है। तो बाय यूजिंग S1 हम यहाँ से क्या करेंगे? X2, ये नई स्लिप फाइंड कर लेंगे कि एक्सटर्नल ईएमएफ इंजेक्ट करने से हमारी स्लिप में क्या चेंज आया है। ठीक है, तो बाय यूजिंग S1 E2 R2 X2 वी फाइंड S2। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल ईएमएफ इंजेक्ट करने से EI जो हमने इंजेक्ट किया है उसके कारण हमारी स्लिप में क्या वेरिएशन आया है वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कि कितना हमारा S2 में वेरिएशन आ रहा है। तो जैसा S2 वेरी करेगा उसी के हिसाब से स्पीड वेरी करेगी, क्योंकि NR इक्वल टू क्या है? NS 1 माइनस S, ये तो अभी कांस्टेंट लेके चलना, ये वेरी करेगी तो ये भी वेरी करेगी। तो इस केस में हम बिलो एंड अबव दोनों स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने अभी तक पढ़ा था वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक, उसमें केवल बिलो यूज कर रहे थे, रोटर रेजिस्टेंस में भी केवल बिलो यूज कर रहे थे, बट इसमें हम बिलो और अबव दोनों स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करेगा? टोटली वो डिपेंड करेगा EI के फेजर पर। ठीक है, EI का फेजर किस तरीके का है? जो रिस्पेक्टेड है उसके फेस में, अगर उसके फेस में है तो स्पीड अबव आएगी, और अगर अपोजिट फेस में है तो स्पीड बिलो बेसिकली हम क्या करेंगे? कंट्रोल कर सकेंगे। ओके, तो स्पीड बिलो सिंक्रोनस स्पीड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब सिंक्रोनस स्पीड। हमने बोला इसमें दोनों स्पीड हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्पीड बिलो बेस स्पीड है, ठीक है, बिलो सिंक्रोनस स्पीड है, तो उसको हम बोलते हैं सब सिंक्रोनस स्पीड। और अगर स्पीड अबव बेस अबव सिंक्रोनस स्पीड है, स्पीड अबव सिंक्रोनस स्पीड है, तो उसको हम बोलते हैं सुपर सिंक्रोनस स्पीड। सुपर सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, अगर हम बिलो बेस स्पीड यूज कर रहे हैं तो हम सब सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, और अगर अबव हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सुपर सिंक्रोनस स्पीड। ओके, तो ये था हमारा ईएमएफ इंजेक्शन मेथड कि कैसे हम एक अलग से ईएमएफ लगा के और हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेथड दोनों में यूज होता है। याद रखना है जो ईएमएफ इंजेक्ट कर रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होना चाहिए रोटर की फ्रीक्वेंसी के, मतलब SF होना चाहिए। तो ये तीनों मेथड हमारे हो गए हैं, स्लिप कंट्रोल टेक्निक, वोल्टेज कंट्रोल, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल और ईएमएफ इंजेक्शन कंट्रोल मेथड। ओके, थैंक यू।